वेलकम बैक टू शोएब इंजीनियरिंग। मेरा नाम है शोएब और दोस्तों आज हम आपको बात करने वाले हैं आरआरबी जेईई 2024 की जो हमारी सीरीज चल रही है सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए फ्लूइड मैकेनिक्स की। उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक अगला चैप्टर है फ्लूइड स्टैटिक। इसके पहले अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, जाके आप चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। तो आज हम बेसिकली जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है फ्लूइड स्टैटिक और आज हमारा चौथा लेक्चर होगा। तो चलिए हम फटाफट विदाउट वेस्टिंग और टाइम ये चैनल स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, साथ में अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। विदाउट वेस्टिंग और टाइम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात आती है फ्लूइड स्टैटिक, मतलब फ्लूइड स्टैटिक का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले एक एक पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लो फ्लूइड स्टैटिक का मतलब मेरे दोस्त ये होता है ना, जैसे कि कोई भी फ्लूइड जो है ना वो फ्लूइड अपने स्टैटिक कंडीशन में हो। मान लो स्टैटिक कंडीशन में दो चीज़ होता है, या तो फ्लूइड आपकी स्टैटिक होगी या फ्लूइड आपकी यहाँ पे डायनेमिक होगी। स्टैटिक मतलब होता है कि रुका हुआ, जो भी फ्लूइड आपका रुका हुआ होगा डेट इज कॉल्ड द फ्लूइड स्टैटिक। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे समझ पाओगे कि फ्लूइड स्टैटिक क्या है। अब सपोज हमने एक बेसिकली एक समझाने के लिए आपको एक बेसल लेते हैं। इस बेसल में हमने कुछ पानी भर दिया है, पानी इसमें वेसल में पूरी तरीके से भर दिया है। अब हमने एक छोटा सा एरिया पे कंसीडर किया है जिसकी यहाँ पे पूरी तरीके से एरिया हमने डी ए मान लिया है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की हाइट एच मान लिया है। ठीक है, अगर मैं इसको हम क्या कर लेता हूँ, इसको मैं H1 मान लेता हूँ। सपोज डेट यहाँ पे लाइक यहाँ पे मैं इसको H1 मान लेता हूँ, H1, और इसको मान लेता हूँ बड़े वाले को यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट H2 मान लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे P1 है और यहाँ पे क्या हो जाएगा P2 होगा। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ दोस्तों, यहाँ पे P1 बड़ा है कि P2 बड़ा है। तो दोस्तों आप कहोगे P2। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो है वेट फोर्स भी लग रहा होगा और वेट फोर्स को स्टेबल करने के लिए यहाँ से P2 की तरफ से एक और यहाँ पे फोर्स स्टेबल होगा। तो मतलब कुल मिला के P2 अपना ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे होगे। ठीक है, अब वही चीज़ हमने किया है। आपको पता है कि जो हमने आपको बताया था, बहुत पहले ही बताया था, पिछले अगर आपने यूनिट में अगर या पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा कि फोर्स इज इक्वल टू होता है प्रेशर इनटू एरिया। ठीक है, वही फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ किए हैं। तो फोर्स की जगह पे नेट फोर्स ऑन द बॉडी P2 माइनस P1 कैसे किया, क्योंकि अगर P हमने P की जगह पे कौन सा फोर्स है तो सबसे बड़ा वाला में से छोटा घटा देंगे, तो P2 माइनस P1 इंटू एरिया। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया था कल की लेक्चर में कि जो भी कोई लिक्विड में हमारा जो भी कोई बॉडी पे लिक्विड पे हम प्रेशर फाइंड आउट करते हैं तो रो जी एच होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे P2 है तो यहाँ पे रो जी एच यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये P1 है तो रो जी एच यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, इंटू एरिया। ठीक है, अब रो जी कॉमन कर लो, H2 H1 यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएगा और एरिया आपका पहले से बाहर रहेगा। अब रो जी और H2 माइनस H1 को एक छोटा सा डी ए है तो इसका एरिया भी हाइट क्या कर सकते हो, डी एच मान सकते हो। वही चीज़ हमने क्या है यहाँ पे डी एच, और एरिया की जगह पे एरिया है। अब देखो रो जी और डी एच इंटू एरिया, हाइट इंटू एरिया को आप क्या कर सकते हो, वॉल्यूम कहते हो। ध्यान रहिए वेलोसिटी नहीं है, वॉल्यूम है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वॉल्यूम। ठीक है, तो ये आपका रो जी वी, ये आपका फोर्स का एक नया फार्मूला यहाँ पे निकल के आ गया। तो आप किसी भी लिक्विड में फोर्स निकालना हो तो डायरेक्ट अगर आपको चीज़ें वॉल्यूम दिया पता है और उसका डेंसिटी पता है तो आप यहाँ से फोर्स भी फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर फोर्स पता है वॉल्यूम पता है तो आप इसकी डेंसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हो। राइट, तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे हम जो भी चीज़ें हैं, अब यहाँ पे आपने बचपन से सुना होगा यार एक चीज़, आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है बेसिकली मैं आपको छोटा सा गाइड करने की कोशिश करता हूँ। आर्किमिडीज थे जो अपने ज़माने के एक बहुत ही बड़े विख्यात कह सकते हो साइंटिस्ट टाइप के थे। ठीक है, जिस राजा के दरबारी में काम करते थे, जिस देश के थे, जिस उस टाइम में अपने में काफ़ी एक अपने में बड़ा अहमियत रखते थे। एक बार क्या हुआ, राजा ने क्या किया, राजा को एक सोने की मुकुट बनवाना था 2 kg का। ठीक है, तो उसने क्या किया कि एक स्वर्णकार जो था उस टाइम सुनार, उसको उसने बुलाया और बोला 2 kg का मुझे एक क्या चाहिए, क्राउन चाहिए। क्राउन मतलब क्या होता है, मुकुट, मुकुट चाहिए। तो राजा ने कहा ठीक है, लेकिन इसमें एक भी मिलावट नहीं होना चाहिए और ना ही 2 किलो का है तो 2 ही किलो का बनना चाहिए। ठीक है, तो अब शुद्धता की जांच तो कर लेते थे कसौटी पे, लेकिन ये क्या पता है 2 किलो का ही बना है, उसमें कुछ और भी तो नहीं डाल दिया। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, ये चीज़ें उस टाइम तो यहाँ पे होती नहीं थी, तो ये चीज़ों के लिए उन्होंने किसको असाइन किया कि भाई साहब हम आर्किमिडीज से पूछते हैं, आर्किमिडीज इसका कोई यहाँ पे चेक करो, ये मुकुट तो बन गया है। अब जो स्वर्णकार था वो मुकुट बना के राजा को दे दिया। राजा ने आर्किमिडीज को बुलाया और पूछा कि आर्किमिडीज इसको देखो, ये 2 kg का एक्चुअली जो हमने दिया था वो है कि नहीं। तो एक दिन क्या हुआ था, तो ये अपने माइंड में सोचने लगा आखिर इसका आइडिया कहाँ से निकाला, कैसे पता चला कि ये 2 kg का है कि नहीं। ये अपने माइंड में सोचने लगा। एक दिन ये टॉब में बैठ के नहा रहा था, अचानक से जैसे ही पूरा पानी से टब भरा हुआ था, जैसे ही पानी के अंदर ये गया तो कुछ पानी यहाँ से बहकर बाहर निकल गया। ठीक है, तो जब इस पानी को यहाँ पे देखा और पानी को जब यहाँ पे नोटिस करने की कोशिश करी, तो जब पानी को कैलकुलेट करने की कोशिश करी तब इसको पता चला भाई जो बाहर जो लिक्विड गई है और जो इसका वेट है एग्जैक्टली दोनों आपस में क्या है, इक्वल है।
तो जब इस दोनों चीज़ आपस में इक्वल है तो अब इसको ये अंदाज़ा लगा कि जो भी लिक्विड इसके वेट को डिस्प्लेस कर रहा है, तो ये बेसिकली आपका क्या कहलाएगा, यहाँ से आर्किमिडीज की सिद्धांत की उत्पत्ति हुई। तो इसने क्या किया, फटाफट इसने एक क्या किया, ये मुकुट था, मुकुट एक तरीके से सॉलिड बॉडी में था, ठीक है। अब क्या किया, एक टब में पानी लिया, जितना केजी का राजा ने बताया था कि ये मुकुट है, ठीक है। अब इसमें क्या किया, पूरी तरीके से वाटर को यहाँ पे फिल कर दिया, ठीक है। अब जो ये सॉलिड जो मटेरियल था, सॉलिड ये हमारा था, मैटर था, इसको इसमें पानी में डुबोया और यहाँ से क्या किया, यहाँ से एक छोटा सा यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे वो बना दिया, होल बना दिया पानी को निकलने के लिए, और इसको लिक्विड को कलेक्ट करने की एक अलग मतलब एक जुगाड़ बना दिया। यहाँ पे जैसे ही उसने राजा के मुकुट को डाला, ये क्या हुआ, पानी सीधे दूसरे वाले टब में आ गया। अब इस पानी को कैलकुलेट किया और फिर ये मुकुट को कैलकुलेट किया, दोनों इक्वेट नहीं हुए, फिर राजा को बता दिया और राजा ने उस सुनार को सजा दिया। तो ऐसे इस तरीके से वहाँ से ये कॉन्सेप्ट निकल के आती है आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो आई होप सो आप समझ पा रहे होगे कि आर्किमिडीज का सिद्धांत, इतनी कहानी कहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली आपसे ये आरआरबी जेईई में भी ये कहानी नहीं पूछी जाएगी, जो मेन फंडा है वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो जो अब आती है पिक्चर में एक नई चीज़, बायोन्सी फोर्स। अब बायोन्सी फोर्स क्या होता है, कहाँ एक्ट करता है, वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे थोड़ी थोड़ी गाइड करने की कोशिश करूँगा, राइट। सो बायोन्सी फोर्स जो होता है, वेट ऑफ फ्लूड, जितना भी फ्लूड डिस्प्लेस्ड होता है उसके वॉल्यूम के बराबर होता है बायोन्सी फोर्स, ठीक है। तो जितना भी जैसे कि बायोन्सी फोर्स किसी भी, जैसे कि आर्किमिडीज का सिद्धांत मैंने आपको बताया, तो उसी हिसाब से जितना बाहर टब के निकल मतलब ये जितना ये लिक्विड यहाँ पे गया, इसके वॉल्यूम के बराबर जितना फोर्स लगेगा, ठीक है, वो आपका बायोन्सी फोर्स होगा। अब बोलोगे सर ये वॉल्यूम दिया हुआ है कैसे हम निकालेंगे, तो भाई साहब मैंने अभी आपको जस्ट निकलवाया कि F इज इक्वल टू रो जी भी। इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो, फोर्स फाइंड आउट कर सकते हो अगर आपके पास वॉल्यूम गिवन है तो यही फार्मूला उस टाइम क्या आर्किमिडीज ने यूज़ किया हुआ था। अब सीधे हम बात कर लेते हैं सेंटर ऑफ बायोन्सी फोर्स क्या होता है। तो सेंटर ऑफ बायोन्सी फोर्स क्या होता है, सपोज दैट सेंटर ऑफ बायोन्सी फोर्स, जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस होता है वही आपका सेंटर ऑफ बायोन्सी फोर्स कहलाता है। ऑलरेडी हमने बता दिया। सेंटर ऑफ बायोन्सी क्या होता है, वो एक सेंटर ऑफ लाइन के अकॉर्डिंग काम करता है। आगे मैं आपको कनेक्ट करता हूँ इस चीज़ से। फिलहाल के लिए इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब जो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, मतलब जो हमारी जो फ्लोटेशन होता है उसका क्या क्या सिद्धांत है, किस कॉन्सेप्ट पे फ्लोटेशन होता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करते हैं। तो अब देखो, इससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि कुछ पॉइंट आपको जानने की ज़रूरत होगी। लाइक जो फ्लोटिंग सरफेस होती है वो आपके इक्विलिब्रियम वेट ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू बायोन्सी फोर्स। तो जो भी वेट ऑफ बॉडी होता है उसके इक्विलिब्रियम के बायोन्सी फोर्स के इक्वल होती है, और वो लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, जहाँ पे एक दूसरे को मिलते हैं, वहाँ पे हमारा एक तरीके से ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो कंप्लीट होता है। अब इक्विलिब्रियम बेसिकली देयर आर टू टाइप्स इक्विलिब्रियम होते हैं। अब मैंने स्टेबल इक्विलिब्रियम को बात करी, जैसे कि ये जो हमारा ये बना हुआ है, अगर मैं इस बॉल को अगर थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करूँ यहाँ से, तो ये आगे तो जाएगा और ये आपस में एक तरीके से ऑक्सीलेटरी मोशन करके फिर से ये अपने मार्क पे यहाँ पे आ जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, राइट। लेकिन अब इसको उल्टा, अगर मैं इसको इन्वर्टेड कर दूँ ये शेप को, और यहाँ पे मैंने एक छोटी सी बॉल रखी है और इसको मैं हल्का सा डिस्प्लेस किया, तो ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं आने वाला। डेट इज़ कॉल्ड द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, सो ये बॉल सीधे नीचे आके गिर जाएगा, मतलब कि ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। समझ गए आप। अब यहाँ पे देखो, BC मतलब हम जब भी यूज़ करेंगे वो हमारा बायोन्सी सेंटर होगा, और GC मतलब ग्रेविटेशनल सेंटर होगा, ठीक है, जिसको हम सीधे कह सकते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी और बायोन्सी फोर्स। आगे हम आपको इसको डिस्कस में करते हैं डिटेल में, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे अब आपके सामने ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपके सामने रेक्टेंगल आएगा, आपके सामने त्रिभुज भी आ जाएगा, तो ये ट्रायंगल आ जाएगा, इन्वर्टेड ट्रायंगल आ जाएगा, सर्कल आ जाएगा। तो इन सब की अलग अलग आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है। तो आई होप सो कि इतना तो आपको पता होगा, इससे ज़्यादा मैं कनेक्ट करने की कोशिश नहीं करूँगा, नहीं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और आपको डायरेक्ट यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के फॉर्मूले फाइंड आउट करने के लिए नहीं पूछेगा, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देगा। आपको इन सभी चीज़ों को रटा रटाया होना चाहिए, या समझ में आना चाहिए कि किसका कितना होता है। आई होप सो एक बार ज़रूर चेकआउट करिएगा, फिर भी मैं आगे कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ इसको, ठीक है। अब सीधे हम चलते हैं, जैसे कि आपने मेटा सेंटर का एक पॉइंटर नाम सुना होगा। व्हाट इज़ द मेटा सेंटर। तो मेटा सेंटर इज़ नथिंग बट, आपको पता होगा जब हम नाव पानी में चलाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे नाव में या होता है, ठीक है। इसमें ये जो ह्यू होता है, इधर वाला जो हमारा स्वे कहलाता है और इधर वाला सर्ज कहलाता है, ठीक है। तो जब नाव पानी में ऐसे ऐसे रोटेट करती है, मतलब ये कैसा है, रोल है ना, तो जब ऐसे ऐसे होती है ना, ऐसे ऐसे ऐसे,
ऐसे इधर जाती है और फिर ये इधर आती है, तो इसको हम रोल कहते हैं, ठीक है। और अगर नाव मतलब साइड बाई साइड, अगर मैं मान लो ये ऊपर जाए और ये आपका नीचे जाए, ऐसे ऊपर नीचे हो, तो ये पिच कहलाती है वो ऐसे रोटेट होने लगती है पूरी तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे समझ पा रहे होगे। यही मेटा सेंटर से कनेक्ट करने की कोशिश करो। इसी एग्जाम्पल पे, हमारा मेटा सेंटर के एग्जाम्पल पे, हमारी जो नाव होती है, क्रूज होती है, स्टीमर होती है, वो हमारी पानी में तैरती है, चलती है अच्छे से, ठीक है। अब चलो हम इसको हम डिटेल में पढ़ने की कोशिश करें और फिर ये इसको टॉपिक को, छोटा सा टॉपिक है फ्लूइड स्टैटिक, इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। मेटा सेंटर देखो क्या होता है। मेटा सेंटर क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल एक्सिस और आपके बायोंसी फोर्स जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, डेट इज़ कॉल्ड द मेटा सेंटर। मतलब कि कोई भी अगर लिक्विड हो, कोई भी लिक्विड में कोई भी तुम मैटर डालो, कोई भी चीज़ डालो, चाहे इवन वो आपका नाव हो, इवन आपका क्रूज हो, इवन आपका स्टीमर हो, इवन आप छोटा सा एक लकड़ी का टुकड़ा या कोई भी मास आप द्रव के नीचे मतलब पानी के अंदर डालते हो, तो उस पर उसका किसी भी मतलब जो भी शेप लेते हो उसका, तो एक आपको पता है नॉर्मल एक्सिस होगा जो बिल्कुल मतलब परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और नॉर्मल एक्सिस जो होगा ना, नॉर्मल एक्सिस उसके परपेंडिकुलर होगा। अब इसको लिक्विड में मैंने डाला यहाँ तक, जैसे कि हमने क्या किया, इसको पूरी लिक्विड में नहीं डाला, मतलब पार्सली डाला, और यहाँ पे डालने के बाद से अब इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा ना, वहाँ पे पहले बात तो बायंसी फोर्स आ जाएगा, तो ये कंफर्म हो गया, तो ये बायंसी फोर्स हो गया। अब इसके नॉर्मल एक्सिस, अगर मैं इसको सीधा करूँ नॉर्मल एक्सिस पे, तो नॉर्मल एक्सिस पे ही इसका क्या आ जाएगा, मेटा सेंटर आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बट अगर मैं इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करूँ, थोड़ा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करने की कोशिश करूँ, मतलब कि यहाँ पे मैंने इसको हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ पे फोर्स लगाया हल्का सा, तो ये टिल्टेड हो गया, राइट। जब टिल्टेड होगा तो नॉर्मल एक्सिस तो रिमेन सेम होगा, नॉट चेंजिंग, बट इसके साथ जो मेटा सेंट्रिक हाइट वाली जो चीज़ें होंगी ना, वो थोड़ी सी बदलने वाली है, उसकी कहानी बदलने वाली है। कैसे? अब मान लो यहाँ पे जो हमारा एक लिक्विड में हमने एक रेक्टेंगल टाइप का कोई एक शेप का हमने एक लकड़ी का टुकड़ा मान लो इसको हमने डाला, ठीक है। इसमें नॉर्मल एक्सिस है, यहीं पे इसका मेटा सेंटर है। अब ठीक है, अब इसको हल्का सा डिस्प्लेस किया तो नॉर्मल एक्सिस तो टिल्टेड हो जाएगा, जैसे शेप होगा वैसे। अब इसको क्या करना है, अब आपको कहा गया है कि जहाँ पे इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी उससे एक लाइन खींचो और देखो कहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, वहाँ पे आपका मेटा सेंटर बनता है। तो अब देखो ये बायोंसी फोर्स हो गया, बायोंसी फोर्स नॉर्मल एक्सिस के पास ही होती है, तो ये सीधा हो गया। अब इसका वेट यहाँ पे नीचे की डब्ल्यू की तरह वर्क कर रहा है, तो अब यहाँ से नीचे बायोंसी फोर्स है, और बायोंसी फोर्स को हमने इससे मिलाने की कोशिश की, तो मेटा सेंटर हमारा क्या आ गया, ऊपर आ गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। अब जैसे ही आपने टिल्टेड किया और ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में आई की वैल्यू क्या होता है, बी डी क्यूब बाई 12, आई वाई वाई एक्स 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 और वाई वाई में लेते हैं तो डी बी क्यूब बाई 12। और यहाँ पे देख सकते हो जी एम बराबर बी एम माइनस बी जी होगा, जी एम हमेशा पॉजिटिव होगा इस केस में, ठीक है। और आई भी, आई मतलब हमारा मेटासेंट्रिक ये आपका होगा, आई भी कभी पूछ लेता है, जिसको मेटासेंट्रिक रेडियस कहते हैं। ये फॉर्मूला कहाँ से है अभी आगे थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, नेक्स्ट चैप्टर में भी इसको मैं डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा। फिलहाल के लिए अभी आप जान लीजिए कि जी एम इज इक्वस टू बी एम माइनस बी जी क्या है। तो जी एम यहाँ पे तीन चीज़ें, तीन पॉइंट है, एक आपको बायोंसी फोर्स होगा, एक मेटा सेंटर होगा, और एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसको आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ मिलके यहाँ पे एक तरीके से ये मेटा सेंटर का यहाँ पे निर्माण करती हैं। अब देखो जब स्टेबिलिटी होती है ना, तो जीएम जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे बीएम जब ज़्यादा होगा तो बीजी यहाँ पे छोटा होगा। तो वही चीज़ है। अब आगे थोड़ा सा इसको समझाने की आई होप सो आप समझ पा रहे होंगे। अब जैसे कि हमारा नाव चलता है तो उसमें दो कंडीशन आती है, एक रोलिंग की आती है, एक पिचिंग की आती है, ठीक है। रोलिंग कब होता है, पिचिंग कब होता है? जब हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑक्सीलेशन होता है। ऑक्सीलेशन मतलब आपको पता होगा, मतलब एक पॉइंट के या तो इधर इधर या फिर ऊपर नीचे या फिर दाएं बाएं, जैसे भी मतलब एक ही पॉइंट को बार बार रिपीट करना, डेट इज कॉल्ड द ऑक्सीलरेशन, ठीक है। जैसे आपने पेंडुलम की घड़ी देखी होगी, यहाँ पे जो होता है झूला देखा होगा, एक ही पॉइंट पे ऐसे ऐसे रोटेट करता है लाइक, ठीक है। तो डेट इज कॉल्ड द ऑक्सीलरेशन। तो ऑक्सीलरेशन ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अकॉर्डिंग करेगा, तो दो एक्सिस हो गया, एक एक्स और वाई। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के कॉल करेगा तो मतलब ऑक्सीलेशन करेगा, दैट इज कॉल्ड द रोलिंग। ये एमसीक्यू में पूछ सकता है। और ऑक्सीलेशन करेगा ट्रांसवर्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो उसको डेट इज कॉल्ड द पिचिंग। ओके, अब कभी कभी टाइम पीरियड पूछ लेता है, तो यार वैसे ही आपको जैसे कि आपने 11th में पढ़ा वही फार्मूला यहाँ पे लगेगा, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई के स्क्वायर अपान जी एम इंटू जी, जहाँ पे के आपका रेडियस ऑफ जायरेशन होगा, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अगर आप मैकेनिकल से हैं तो आपको पढ़ा होगा, डायनेमिक में पढ़ा होगा, ठीक है। और सिविल वालों को भी पता होगा जीएम क्या है, मेटासेंट्रिक हाइट है, ठीक है। जहाँ जहाँ हमने जीएम यूज़ किया हमने बता था ना, आगे बताऊंगा। जीएम इज मेटासेंट्रिक हाइट, और टी आपका टाइम कि वन कंप्लीटेड ऑक्सीलेशन, एक ऑक्सीलेशन करने में कितना टाइम लगा, डेट इज कॉल्ड द टी। वही फाइंड आउट आप यहाँ पे टाइम पीरियड फाइंड आउट कर सकते हो।
अब ये हमारा लास्ट आई गेस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है स्टेबिलिटी कंडीशन ऑफ फुल्ली सबमर्ज्ड बॉडी। मान लो किसी भी चीज़ को, अगर मैंने पार्शियली तो आपको बताया था स्टार्टिंग में, डेट इज कॉल्ड द, ये पार्शियली ही है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये पानी के ऊपर ही, मतलब पानी में आधा बॉडी यहाँ पे दिख रहा है और बाकी आधा बॉडी, आधा से ज़्यादा ये पानी के अंदर है। अब मान लो हम क्या करते हैं कि पूरी तरीके से पानी में डिबो देते हैं, ठीक है, पानी में डुबो देते हैं। उसके अंदर मतलब क्या, जैसे कि पनडुब्बी होती है, पनडुब्बी आपने, सबमरीन आपको पता होगा, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको फुल्ली सबमर्ज बॉडी है और इस पे ये काम करती है। तो वहाँ पे मेटासेंट्रिक हाइट क्या होता है, वहाँ पे बायंसी फोर्स कैसे एक्ट करता है, वहाँ पे आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे काम करती है, डेट इज वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो स्टेबिलिटी ऑफ कंडीशन ऑफ फुल्ली सबमर्ज बॉडी यहाँ पे देख सकते हो। तो पहली चीज़ है हमारा, तीन चीज़ें आपने पढ़ा होगा स्टार्टिंग से, आपको बता लो, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब हम क्या करते हैं, जब हम कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी, मतलब किसी भी बॉडी को, जैसे कि मान लो सपोज दैट इसको मान लो कुछ देर के लिए बलून है, तो आप अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है, दैट इज़ बलून आप समझ लो। तो जब भी हम किसी भी मतलब किसी भी मैटर है, कुछ भी मान लो, उसको पूरी तरीके से सबमर्ज करते हैं, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम वही बनता है। जब स्टेबल इक्विलिब्रियम बनता है तो सेंटर ऑफ बायंसी फोर्स क्या होता है, ऊपर होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एफ बी मतलब बायंसी फोर्स, ठीक है, बी मतलब बायंसी, एफ मतलब फोर्स। तो सेंटर ऑफ बायंसी फोर्स हमेशा ऊपर है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये नीचे है और वेट भी नीचे है। तो मतलब ये क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अगर सपोज इसको मैं हल्का सा डिस्प्लेस करूँ, यहाँ पे देख सकते हो डिस्प्लेस करूँ, तो ये हमारा थोड़ा सा यहाँ पे टिल्टेड हो जाएगा। स्टिल हमारी बायंसी फोर्स क्या करेगी, इसको सीधा करने की कोशिश करेगी, क्योंकि वेट ऑलरेडी नीचे काम कर रहा है, तो ये इसको एक कपल जनरेट करेगा और फिर इसको सीधा करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। कब स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ध्यान रहे, जब बायंसी फोर्स ऊपर होगा और हमारी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी वो नीचे होगी। मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर जब बायंसी फोर्स एक्ट करेगा, डेट इज कॉल्ड द स्टेबल इक्विलिब्रियम। किसके लिए, तो भाई फुल्ली सबमर्ज बॉडी के लिए। तो ये आपको कंडीशन याद करना चाहिए। अब हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करें, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में जैसे कि मान लो इसको मैंने इन्वर्टेड कर दिया, उल्टा कर दिया, अब ये भी गुब्बारा है। अब देखो जब उल्टा कर दिया तो वेट हमारा नीचे की तरफ, तो वो काम करेगा ही हर हालत में। अब बायंसी फोर्स ये नीचे से लगेगा, नीचे से, तो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो जी है ना, वो हमारा ऊपर आ गया और बायंसी फोर्स नीचे आ गया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे कि लिखा हुआ है इज इफ अ सेंटर ऑफ बायंसी फोर्स इज बिलो सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर है और सेंटर ऑफ बायंसी फोर्स नीचे है, तो जब इस तरीके की कंडीशन होगी, डेट इज कॉल्ड द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर मैं मान लो इसको डिस्प्लेस भी करता हूँ, थोड़ा सा मतलब टिल्टेड करने की कोशिश करता हूँ, तो ये क्या होगा, पूरी तरीके से ये टिल्ट कर देगा, क्योंकि बायंसी फोर्स नीचे लगेगा, तो बायंसी फोर्स इसको और भी पूरी तरीके से गिरा देगा। मतलब गुब्बारा अगर ऐसे सीधे खड़ा करने की कोशिश करूँ तो ऑटोमेटिक ये गिर जाएगा, अगर इसको थोड़ा सा टिल्टेड करने की कोशिश करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता है कि दैट इज कॉल्ड द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो आपको पता होगा कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में जब बायंसी फोर्स नीचे होगी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर होगा, तो वहाँ पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम यहाँ पे आता है। अब जो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा, वहाँ पे सेंटर ऑफ बायंसी फोर्स और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे, ठीक है। तो ये आपका न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहलाता है, ठीक है। जब कोई भी फुल्ली सबमर्ज बॉडी के लिए हम ये सारे कंडीशन आप पढ़े हैं, तो आई होप सो आप समझ में आ रहे होंगे। अब लास्ट आई गेस आपको ये लास्ट चीज़ें पढ़नी है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद करने की भी दिक्कत नहीं होगी, मैं पूरी बता देता हूँ। अब जैसे कि आपने फुल्ली के लिए तो पढ़ लिया, फुल्ली के लिए कहाँ कौन होता है, कैसे आपको चीज़ें फाइंड आउट करनी है, किस तरीके का आपको वो सारी चीज़ें। अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी कंडीशन फॉर पार्शियली सबमर्ज्ड बॉडी। ओके, सो जब भी आपके लिए पार्शियली सबमर्ज्ड बॉडी की बात आती है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम तीनों पिक्चर में आते हैं, जैसे हमारे फुल्ली सबमर्ज्ड बॉडी में आए थे। अब पार्शियली सबमर्ज्ड बॉडी होता है जहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, वहाँ पे मेटा सेंटर ऊपर होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो पार्शियली सबमर्ज, मतलब देखो ये पूरा क्या है, नहीं डूबा है, ये मान लो पानी की सतह है और पानी की सतह से यहाँ पे क्या है, आधा से ज़्यादा यहाँ पे नीचे पानी में है और ऊपर हमारा क्या है, एक तरीके से पानी के ऊपर है, तो इसलिए इसको हम पार्शियली सबमर्ज। पहली चीज़ ये क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, तो जब मेटा सेंटर ऊपर होगा। मेटा सेंटर, अब बात करते हैं, मेटा सेंटर ऊपर होगा किसके भाई, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अगर मैं ये बॉडी है यहाँ पे डाला और इसको हल्का सा टिल्ट करने की कोशिश किया, तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे टिल्ट करने की, तो नॉर्मल एक्सिस तो सेम रहेगा, ऐसे होगा,
लेकिन जो बायोंसी फोर्स होगा, बायोंसी फोर्स यहाँ पे सीधा हो जाएगा और बायोंसी फोर्स इसको क्या करेगा, इसको सीधा करने की कोशिश करेगा, तो बायोंसी फोर्स यहाँ पे लगेगा। और आपको पता है मेटा सेंटर कैसे निकालते हैं, तो बायोंसी फोर्स से एक सीधा रेखा खींचते हैं और जहाँ पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है डेट इज कॉल्ड द मेटा सेंटर। तो अब देखो मेटा सेंटर ऊपर आ गया, बायोंसी फोर्स नीचे आ गया। तो अभी हमने क्या बदला, जब मेटा सेंटर इज एबव होगा और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अब देखो मेटा सेंटर ऊपर है लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, नीचे इसके, तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। एक बार फिर बोलता हूँ, यहाँ पे देखो, जब मेटा सेंटर ऊपर होगा और सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होगा, बायोंसी फोर्स उसके नीचे होगा, दैट इज कॉल्ड द स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो एक लाइन छोटा सा यहाँ पे खींच लीजिए, सबसे बढ़िया याद करने की तरीका है कि पार्शियली सबमर्ज्ड बॉडी में मेटा सेंटर ऊपर होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होती है, बायोंसी फोर्स उसके नीचे होता है, दैट इज कॉल्ड द स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये चीज़ें आपसे एमसीक्यू में घुमा फिरा के या एमएसक्यू में पूछ लिया जाता है, आरआरबी जेई में बात करें या एसएससी या किसी स्टेट जेई एग्जाम में। अब मेटा सेंटर अगर बिलो होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के, वो कैसे होगा, जैसे कि मान लो यहाँ पे हमने एक ये बॉडी लिया और बॉडी को थोड़ा सा टिल्टेड करने की कोशिश करी और ये आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और ये बायोंसी फोर्स यहाँ पे आएगा, तो ये नॉर्मल एक्सिस तो डेट विल बी सेम। और यहाँ पे वेट क्या होगा, अगर नीचे यहाँ पे नीचे की तरह काम करेगा और मेटा सेंटर यहाँ पे क्या होगा, बायोंसी फोर्स अगर यहाँ पे काम करेगा, तो इसको अगर मिलाने की कोशिश करें तो मेटा सेंटर यहाँ पे आया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अभी भी ऊपर है और बायोंसी फोर्स नीचे है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब ऊपर होगी ना, देन पार्शियली मतलब मेटा सेंटर इज बिलो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मेटा सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखो ये ऊपर है ना, तो बिलो द मेटा सेंटर कहाँ आ रहा है, ये मेटा सेंटर हो गया ना, तो मेटा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे है, तो डेट इज कॉल्ड द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आपको स्टार्टिंग में ही बताया, यहाँ भी बता रहा हूँ, चाहे वो फुल्ली सबमर्ज की बात करो या पार्शियली सबमर्ज की बात करो, आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और बायोंसी फोर्स एक ही बिंदु पे लाई करते हैं, डेट इज कॉल्ड, तो इनके बीच में डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मेटा सेंटर इज कॉल्ड द मेटा सेंट्रिक हाइट। अब एक नया पॉइंट यहाँ पे आपको बताऊंगा। ठीक है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम आपको पता ही है कि मेटा सेंटर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कौन साइड हो जाते हैं, मतलब एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं। अब डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मेटा सेंटर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भाई साहब क्या है, एक सेकेंड भाई, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है, सॉरी फॉर डैट एक्चुअली। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे कह रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये हो गया, और मेटा सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मेटा सेंटर, और ये मेटा सेंटर, मतलब ये जो हाइट है वो आपका क्या कहलाएगा, यहाँ पे मेटा सेंट्रिक हाइट, आपको यहाँ पे लिख लेना होगा मेटा सेंट्रिक हाइट। ठीक है, तो आपको समझ गया मेटा सेंट्रिक। अब मैं पूछूं यहाँ पे आपको मेटा सेंट्रिक हाइट फाइंड आउट करना है तो कौन होगा, तो आप बोलोगे सर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया और ये मेटा सेंटर हो गया, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मेटा सेंटर के बीच की जो हाइट होती है डेट इज कॉल्ड द मेटा सेंट्रिक हाइट। तो इस तरीके से सबसे बढ़िया ये है, आप लाइन एक खींचिए और इसको याद करने की कोशिश करिए। तो आई होप सो कि आपको समझ में आ गया फ्लूइड स्टैटिक क्या होती है, सो आई होप सो कि आपने इन्जॉय किया होगा। आपसे रिक्वेस्ट रहती है दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ नोट चाहिए इसका पूरा या फिर कोई भी डाउट होता है तो हमारी टेलीग्राम को जरूर विजिट करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर आपको कमेंट में क्या होगा, पिन होगा, सबसे ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसी के साथ दोस्तों मुझे लगता है कि इसको यहीं पे समाप्त कर देना चाहिए। दोस्तों आपको कैसा लगा ये चीज़ें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं नए पार्ट के साथ, धन्यवाद।